दोस्तों 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो चेक कर लीजिएगा। सो इंडिया का जो सबसे बड़ा इक्विटी फंड है, जो फ्लेक्सी कैप का भी सबसे बड़ा इक्विटी फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है पराग पारिक, ये भी लिस्ट होगी कुछ ही टाइम में। तो जो CIO है, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, राजीव ठक्कर, इन्होंने दोस्तों यूनिट होल्डर को एक नोट लिखा है। काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्टेड हो गए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक रिटेल इन्वेस्टर तो नहीं बोलेगा, लेकिन हर 2 में से एक रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। क्योंकि AUM आप देखोगे तो 1,40,000 करोड़ समथिंग कुछ पहुंच चुका है, लेकिन रिटर्न्स नहीं बन रहे। बाकी आप कैटेगरी देखोगे, चाहे मल्टी एसेट हो, मल्टी कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, सब में रिटर्न्स बन रहे हैं, बट इस फंड में रिटर्न्स नहीं बन पा रहे, जबकि बाकी फ्लेक्सी कैप्स में रिटर्न्स बन रहे हैं। और कारण वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने किए हैं, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में क्वेश्चंस होते हैं उसके जवाब इन्होंने दिए हैं। तो शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि FD के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाया पराग पारिक पिछले 1 साल में। तो इन्होंने कहा है कि FD के रिटर्न्स चाहिए तो FD करवा लो, लेकिन अगर आपको FD से ज़्यादा रिटर्न्स बनाने हैं फॉर लॉन्ग टर्म, जिसमें आपको वॉलीटिलिटी भी झेलनी पड़ेगी, तो फिर इक्विटी में निवेश करो। साथ में देखिए दोस्तों, मेंशन कर रखा है कि क्यों ये फंड होल्ड करता है बहुत सारा कैश, क्योंकि कैश डिप्लॉय करने की वजह से भी काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि इक्विटी का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, रिटर्न्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इन्होंने 2024 में 25% तक कैश रखा था, जो पीक पे था। लेकिन अभी जो कैश है वो 14 से लेकर 15% है, और ये जो कैश है ना, ये 14-15% से घट के सिंगल डिजिट में आ जाएगा अगले 2 साल में। यानी अगले 2 सालों में भी ये ज़्यादा कैश डिप्लॉय करने वाले हैं, और जो भी आपका पैसा है जो आप SIP के जरिए भेजते हैं वो तो डिप्लॉय होता ही है, लेकिन जो कैश एडिशनल पड़ा है वो भी डिप्लॉय हो जाएगा। साथ में देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस है, क्या लार्ज साइज की वजह से है? AUM, जो मैं आपको कहता हूँ कि एक लार्ज साइज का जो AUM होता है, उसके अंदर कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस नॉर्मली आ जाते हैं। लिक्विडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो छोटी कंपनीज में खुल के निवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े साइज़ का 1% ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो, पहली बात तो सेबी के रेस्ट्रिक्शंस के नीचे होता है, सॉरी रेस्ट्रिक्शन के ऊपर होता है कि 1% अगर AUM का वो लगा दिया तो स्मॉल कैप में बहुत बड़ा स्टेक हो जाएगा, तो वो ले नहीं सकते हैं। और कई स्मॉल कैप मिड कैप का मार्केट कैप ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें भी ये इतना आसानी से स्टेक नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें जो लिक्विडिटी होती है फिर वो उसका इशू हो जाता है। अगर इतना बड़ा अमाउंट ये बेचते हैं तो फिर स्टॉक क्रैश करता है और ये एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो देखो रियल रीज़न है ही, बट इन्होंने ऊपर ऊपर से मोटा मोटी यहाँ पे बता दिया कि 2007 में भी हमने फंड मैनेज किया है, और उस समय तो जो साइज था ना वो 100 करोड़ का ही था, लेकिन जो ड्रॉ डाउन था, यानी ऊपर से नीचे जो गिरावट का परसेंटेज था, वो काफ़ी ह्यूज था, काफ़ी बड़ा था। तो जवाब है इसका नो, इनके हिसाब से कि बड़ा AUM कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी हम बड़े AUM के साथ में काम करें, पहले हमने छोटे AUM यानी 100 करोड़ का भी पोर्टफोलियो मैनेज किया है, लेकिन उसमें भी हमने बड़ी गिरावटें देखी है, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है। तो बेसिकली मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, ये काफ़ी मैटर करती है। लेकिन पराग पारिक फंड अच्छा है, रखना चाहिए अगर इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है, बट ये सोच रहा है बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, तो उसके लिए ये फंड नहीं है। एक और एडिशनल फंड आपको रखना पड़ेगा, जिसमें AUM आपका कम हो, अल्फा स्ट्रांग हो, बीटा कम हो। ये जो फंड है एंकर का काम करेगा, पोर्टफोलियो को संभालने का काम करेगा। ठीक है, ये ऐसी कंपनीज को खरीदते हैं जो आउट ऑफ फेवर हो, जिसको मार्केट अभी नहीं देख रहा है, तो उनमें गिरावट बहुत बड़ी आती नहीं है, तो ये गिरता कम है, हम ये मान सकते हैं। बट जब उन कंपनीज की वैल्यूएशन रीरेट होगी, तब ही ये अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मोमेंटम जैसा इसमें कुछ नहीं है। ये स्ट्रैटेजी आपको मैं समझा चुका हूँ कि पराग पारिक किस स्ट्रैटेजी से काम करता है। प्लस एक और अच्छी बात इसमें थी कि ये जो फंड है, ये ग्लोबल एक्सपोजर देता था। वो US मार्केट में 25% इनको मैक्सिमम लिमिट मिलती है कि आप 25% मैक्सिमम US मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन साइज इतना बड़ा हो चुका है कि अब सेबी जो अपनी कैप है, जो ऊपर की कैप है, उसको हटा भी देता है। जो लिमिट लगा रखी है सेबी ने कुछ बिलियन डॉलर्स की, अगर सेबी उसको ज़्यादा भी कर देता है ना, तब भी इम्पॉसिबल होगा 25% तक लेकर जाना इस AUM पे। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, साथ में HDFC बैंक आप होल्ड कर रहे हो, तो उन्होंने बोला है सिर्फ HDFC बैंक नहीं है हमारे फंड में, 4 बड़े बैंक्स हैं, और HDFC बैंक की इतनी ख़राब सिचुएशन नहीं है कि उसका फ्यूचर ही ख़राब हो जाए, इसलिए हम उसको होल्ड करके चल रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन कि स्मॉल एंड मिड कैप का क्या? तो ये कहते हैं दोस्तों, स्मॉल एंड मिड कैप में हमको वैल्यूएशन ज़्यादा लग रही है,
और ऐसा नहीं है कि स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज, छोटी कंपनीज है तो हमेशा रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। अगर ज़्यादा वैल्यूएशन पे आपने खरीद लिया तो आपको रिटर्न्स कम भी मिल सकते हैं। तो रियल देखो, रीज़न तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि अभी ये लिस्ट होने वाले हैं तो इनको अपने AUM को बढ़ाना पड़ेगा, स्टॉक प्राइस और जो भी प्रमोटर का स्टेक की जो वैल्यू है उसको बढ़ानी पड़ेगी। और वैसे कंपनी को अपना काम करना है, कंपनी को आपसे पैसा उठाना है। तो कंपनी आपको रियल तो नहीं बताएगी सिचुएशन, लेकिन आप खुद समझदार हो, डेटा मैं आपको देता हूँ, अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये पराग पारिक का कहना है। सो अब दोस्तों कंपनीज पे आ जाते हैं। देखिए फर्स्ट कंपनी है टाइटन। टाइटन के जो रिजल्ट है ना, शाम को 4 बजे के आसपास आए हैं। रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाले हैं, ठीक है, काफ़ी कमाल के हैं। फर्स्ट मैं आपको परसेंटेज बताता हूँ ग्रोथ। सो जो प्रतिशत में ग्रोथ है वो आपके सामने है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है 25% के साथ में, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट कैप इस कंपनी का। लेकिन मार्जिन ग्रो कर चुके हैं 25% के साथ में वाई बेसिस पे, तो इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आ चुका है 65% ऊपर। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसने निकाली है वाई बेसिस पे। अब देखो दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी मेंशन कर रखी है, जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। तो फर्स्ट हम एस्टिमेट देखेंगे, मार्जिन का 10% था लेकिन 14% का है। एबिटा 20 बिलियन का था लेकिन 26 का आया है। ऑब्वियसली मार्जिन बड़े हो गए तो ये भी बड़ा होगा। प्रॉफिट इन सेल्स को देखते हैं, नेट प्रॉफिट 17 बिलियन का है, एस्टिमेट थी 13 बिलियन के आसपास, तो ये भी ऊपर है। रेवेन्यू हम देखें तो 197 से घट के 182 हो चुका है, तो ये जस्ट हम नेगेटिवली इसको देखेंगे क्योंकि एस्टिमेट इसने मिस की है। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए तब जाके इसका प्रॉफिट अच्छा आ गया, नहीं तो सेल्स कम है एस्टिमेट से। साथ में कंपनी ने शाम को 6-7 बजे भी कुछ अपडेट दी है कि जो ज्वेलरी डिमांड है वो इंक्रीज हुई है जून में, सेल्स मई में, तो ठीक है, अगले क्वार्टर के लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ने रिपोर्ट किया है कि गोल्ड एक्सचेंज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 3 वीक सर्च फॉलोइंग, ठीक है, जो गोल्ड में बाइंग चल रही थी कि आप रोक दो, वो अब थोड़ी सी स्टेबल हो चुकी है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। अब देखो पॉइंट यहाँ पे टेक्निकली ये है कि पहले भी कुछ ऐसे पैटर्न्स बन चुके हैं, है ना। यहाँ पे नेगेटिव क्या है, बस रेवेन्यू है। देखो थोड़ा सा नेगेटिव के ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। जब भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होता है ना, लोग यही सोचते हैं पॉजिटिव क्या है, लेकिन नेगेटिव को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट को जस्ट एक बहाना चाहिए होता है सेल करने का, यानी अपने प्रॉफिट को बुक करने का। पिछली बार जब यहाँ पे ब्रेकआउट था तो 37% ऊपर गया था, इस बार यहाँ पे ब्रेकआउट है तो भी 37% ऊपर जा चुका है। क्या अब एक कंसोलिडेशन होगा इस तरह से, क्वेश्चन मार्क। देखते हैं कि मंडे को कैसे रिएक्शन आते हैं। बाकी मार्जिन्स तो बहुत अच्छे हैं, शायद पॉजिटिवली ही रिएक्ट करें, लेकिन देखते हैं मंडे को क्या होता है, क्योंकि रेवेन्यू थोड़े से नीचे है। क्यूपिड फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं। अब देखो हम सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज बेसिस में ग्रोथ कैसी है। सो कंपनी ने सेल्स की है 150% ज़्यादा पिछले साल के कंपैरिजन में। कंपनी ने प्रॉफिट किया है 200% ज़्यादा पिछले साल के कंपैरिजन में। मार्जिन हम देखिए वाई बेसिस में 40% ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। और इसमें हम मार्जिन भी देख लेते हैं, 27% से बढ़ के 38% पे आ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीन क्या है कि कंपनी के जो मार्जिन है ना, वो ऑलमोस्ट हर क्वार्टर बढ़ रहे थे। अगर आप क्यू बेसिस पे भी अच्छे नंबर्स देते हैं, वाई बेसिस पे अच्छे नंबर्स देते हैं, तभी आप जाके ऑल टाइम हाई पे मतलब टिक सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं सस्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव पॉइंट क्या दिखता है, देखो मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपको डरा भी नहीं रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखो मार्च तक का ही डेटा है स्क्रीनर पे, अपडेट हो गया होगा शायद, अब तक वीडियो आएगा तो चेक कर लेना आप। तो मैंने क्या देखा है कि पिछले 4-5 क्वार्टर्स में हम देखें, पिछले मार्च से देखें तो 30% का मार्जिन था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, 33% का हो गया और ऊपर, उसके बाद में 38% का हो गया और ऊपर, उसके बाद में 43% का हो गया और ऊपर, अब यहाँ पे 38 का हुआ था। अभी मार्जिन क्या है, अभी भी मार्जिन है 38 या 39 समथिंग। सो मार्केट ने मार्जिन्स में क्या उम्मीद की होगी वो देखना जरूरी है। मार्केट ने अगर ये सोचा होगा कि ये वापस से 43 समथिंग या 40 प्लस आएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि सेल्स में तो कोई दिक्कत मुझे दिखी नहीं है, प्रॉफिट में भी ऐसी कोई दिक्कत दिखी नहीं है। बाकी नंबर्स तो अच्छे ही है, ऑब्वियस अच्छे आने वाले थे, सबको पता है, लेकिन कितने अच्छे हैं, वैल्यूएशन कितनी है इसकी, अभी जो पी रेशियो है
326 है। अब जैसे स्क्रीनर पे अपडेट हो जाएगा ना, आप इसकी वैल्यूएशन देखना गिरेगी, तब भी इतना ऊपर ही दिखेगा आपको, मतलब प्रीमियम पे ही मिलेगा। सो देखते हैं कि क्या होता है। जिसने भी बेच दिया है बेच दिया, अब पता चलेगा मंडे को कि क्या लोअर सर्किट में जाएगा या फिर अपर में जाएगा या फिर प्लस में होगा, नेगेटिव होगा, देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो निफ्टी तो इसी प्राइस पे है, अटैक हुआ था फेब में, निफ्टी अभी वहीं पे है, लेकिन ये स्टॉक 268% ऊपर जा चुका है और वहीं पे हमने बात की थी और इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बने हैं। लेट्स सी कि यह जो मोमेंटम है कंटिन्यू रहता है नहीं रहता है। नंबर्स मैं आपको बता चुका हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें हम यहाँ पे कर चुके हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।